हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, जीएस का समाधान जो डेली आपके लिए आता है सुबह 10 बजे, जिसमें आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं साइंस। और साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? फिशेस के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, आरएनए और डीएनए के बारे में। तो देखिए, ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये आपके किरण के माध्यम से सीरीज वाइज शुरू किए जाएंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं 101 से, तो मेरे ख्याल से 101 शुभ भी रहेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज का ये आपका टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 101 से। अगर इससे पहले के आपको वीडियोस देखने हैं तो उसमें आपको इससे पहले के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये अपना क्लास। तो देखिए, पहले हम लोग करेंगे जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्विज किया था। तो इस क्विज का जो आंसर था वो राइट आंसर यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, उसका राइट आंसर है स्टॉर्म। यानी जब भी अगर कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से गिर जाएगा तो वहाँ पे सबसे पहले तूफान आएगा और तूफान के बाद आता है बारिश। ठीक है, अब इसको याद भी रखिएगा। तो देखिए, इसी के साथ अब इस क्लास में भी आपका एक क्विज होगा लास्ट में। तो जो आखिरी सवाल है वो आप ही लोग बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तब तक चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल 101 क्या कह रहा है हमसे कि वो कौन सी फूड क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहिए तो नोटबुक में भी अपना एक क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब अगर यहाँ पे मेरे आपके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर 2, यानी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने किया है, अगर आपका ऑप्शन 2 था तो +1 कीजिएगा, अगर नहीं था तो -1 कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसी से फिर आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, अच्छा देखो, सोयाबीन की अगर बात की जाए तो सोयाबीन में कुल कितना प्रोटीन होता है जिसको मैक्सिमम कहा जा रहा है। तो 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 यानी 36 ग्राम आपका क्या होता है, केवल प्रोटीन होता है। सोचिए कितना मैक्सिमम परसेंटेज है इसमें प्रोटीन का। ठीक, अब देखिए ये फोटो है, ये फोटो होती है कसावा की। ठीक है, इसे कसावा कहा जाता है और ये विटामिन सी का सब काफ़ी कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में सोर्स माना जाता है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का भी ये एक सोर्स है। ठीक है, इसको कसावा कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 102 क्या कह रहा है कि सार्स निमोनिया कहाँ से शुरू हुआ था, किस देश से शुरू हुआ था। पहले अपने आप नोटबुक में फटाफट इसको नोट कीजिए कि इसका आपको आंसर कौन सा सही लगता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। ठीक है, लगभग 10 सेकंड हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे राइट आंसर की बात कर रहा हूँ तो चाइना। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी आपका, चाहे आपका कोरोना वायरस हो, ठीक है, या फिर हो आपका सार्स, ये दोनों ही कहाँ से निकले हैं आपके, ये चाइना से निकले हैं। तो होता क्या है इस बीमारी में आपके लिए, तो देखिए ये जो लंग्स है ना, इन लंग्स में छोटे छोटे एल्वुलाइज होते हैं। ठीक है, इन एल्वुलाइज में आपके पानी भर जाता है। बस जो आपके फेफड़ों में पानी भरता है ना, उसी बीमारी को क्या कहते हैं, निमोनिया। और अगर वो हो रही है सार्स के द्वारा, जो कि एक क्या है आपका वायरस है, इस चीज़ को याद रखिएगा, तो वो बन गया सार्स निमोनिया। और ये कहाँ से शुरू हुआ था आपका, चाइना से शुरू हुआ था। इस चीज़ को अब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट ह्यूमन इंसान में कितनी होती हैं। ठीक है, पहले आप अपनी नोटबुक में इसका राइट आंसर टिक कीजिए, तब तक फिर हम आप देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले अपनी नोटबुक में इसको टिक कीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33। कुल 33 आपकी वर्टिब्रेट ये होती है आपकी वर्टिब्रेट। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी में जो सबसे ऊपर का भाग है उसे कहते हैं सर्वाइकल। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 7। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए इसके नीचे वाले हिस्से की, जहाँ से आपकी पसलियाँ जुड़ी होती हैं, पसलियाँ कहाँ से जुड़ी होती हैं, थोरैसिक हड्डी से जुड़ी होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 12। और वहीं अगर बात की जाए लंबर की, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा वजन पड़ता है शरीर पे, तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, 5। और वहीं सैक्रम को और कॉकेक्स को, जो नीचे वाली हड्डियाँ हैं, इनको जोड़ लिया जाए तो देखो एक फ़ोन नंबर बन गया ना। क्या नंबर बना, 712 554। बस ये नंबर याद कर लो, अपने आप आपको याद हो जाएगा कुल हड्डियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर अगर आपका 33 था तो यहाँ पे +1 कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
104 क्या कह रहा है कि ऑन एन एवरेज ह्यूमन के इंसान के शरीर में ऑक्सीजन कुल कितनी एलिमेंट के रूप में उपस्थित है। पहले अपनी नोटबुक में इसका राइट ऑप्शन टिक करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा 65% हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहीं अगर इससे रिलेट कर पाओ तो यहाँ पे पानी भी आपके शरीर में कितना होता है, 65 ही होता है। अब आपको ये फिगर आसानी से याद हो जाएगी कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों चीज़ें हमारे बॉडी में 65% होती हैं। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो हमारी बॉडी में ये गैसेस से ही तो मिलती है, ठीक, तो यानी कि एक एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, और एलिमेंट के रूप में अगर देखा जाए तो कार्बन है जो आपका 18% होता है आपके शरीर में, दूसरे स्थान पे होता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से याद रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीसीजी का टीका एक छोटे बच्चे को कब लगाना चाहिए, ठीक है। पहले आपने यहाँ पे ऑप्शन को खुद से टिक कीजिए नोटबुक में, फिर आप लोग देखते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स का मतलब कितना हुआ, लगभग 2 दिन के अंदर ही बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिले कैलमेट ग्वेरीन, बेसिले कैलमेट ग्वेरीन, ये है बीसीजी का फुल फॉर्म जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। और ये किस चीज़ के लिए छोटे बच्चे के लिए लगाया जाता है, तो टीबी को बचाने के लिए उसको बीसीजी का टीका ये रहा। ये जो निशान जो हमारे हर एक हम लोग के हाथों में होता है ना, तो ये हमेशा याद रखना, ये बीसीजी के कारण ही हमारे हाथ में ये निशान पड़ जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा एक और टीका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वो है डीपीटी का टीका। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, अब जरा मेरे साथ में नोटबुक में लिखो या फिर कमेंट बॉक्स में बताते चलो, देखते हैं कौन कितना आप लोग सही है, ठीक है, चेक भी करते रहना खुद को। तो चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं साथ में। यहाँ पे डी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिप्थेरिया, ठीक है। पी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, पर्ट्यूसिस, और वहीं पी का फुल फॉर्म, वहीं टी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका टिटनस। तो इन 3 बीमारियों के लिए जो आपका टीका लगता है उसे कहते हैं डीपीटी का टीका। चलिए अब खुद से चेक कर लीजिएगा आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 क्या कह रहा है हमसे, घोड़े और यहाँ पर जो डोंकी गधा होता है उसका जो अगर हाइब्रिड बनता है तो उसे क्या कहेंगे। चलिए फटाफट पहले टिक कीजिए राइट आंसर क्या है अपनी नोटबुक में। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर के लिए ये देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए घोड़ा, तो ये है घोड़ा, ठीक है। अगर इसको जो है यहाँ पर गधे के साथ में अगर यहाँ पे आपका इसका रिप्रोडक्शन होता है तो ये म्यूल निकलता है। अच्छा एक चीज़ और, ये म्यूल एक तो यहाँ पे आपका जो भार होता है वो उठा लेगा बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये दौड़ भी लेगा, ठीक है। तो दौड़ने के यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किससे आया, घोड़े से। इसीलिए आपके म्यूल्स जो है आपने देखा होगा यहाँ पे जब भी आप शेरा वाली माता के यहाँ पे जाते हैं जम्मू में, तो वहाँ पे भी आपने अधिकतर देखे वो खच्चर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यूल हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 टिक किया है तो अपने आप को दीजिएगा +1, और अगर नहीं किया है तो अपने आप को दीजिएगा -1, ठीक है। अब देखो कोल्ड का मतलब क्या होता है, तो जितने भी जो यंग घोड़े होते हैं ना, जवान घोड़े, उन यंग हॉर्सेस को ही हम लोग कहते हैं कोल्ड, ठीक है। तो पोनी क्या होता है, पोनी जो है आपका ये जो नाटे यानी जिन घोड़ों का कद जो है छोटा रह जाता है, होते वो घोड़े ही हैं लेकिन छोटा रह जाता है, उन्हें पोनी कहा जाता है। चलिए उम्मीद करता हूँ सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोमा डिजीज़ कहाँ पे होती है, कि किस भाग में होती है शरीर के। पहले खुद से ये ऑप्शन अपनी नोटबुक में टिक कीजिए और फिर देखिए राइट आंसर क्या है। देखिए ये पूरी आप ऑनलाइन कोचिंग का इसमें से लाभ तभी मिलेगा जब आप इसको नोट करते चलेंगे साथ ही साथ, और फिर चेक करेंगे एंड में कि आपने कुल कितने सही किए हुए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 20। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइज़, यानी आंखों में ये बीमारी होती है। और ये होती किस वजह से, पहले ये देखते हैं। तो यानी अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए, ठीक है, या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, इन दोनों बीमारियों में होता क्या है कि आपकी आंखों के जो अंदर का जो प्रेशर है ना, वो रेटिना पे इतना ज़्यादा पड़ता है कि फिर वो क्या होता है, धीमे धीमे ख़राब होने लगता है। अगर ख़राब हो जाएगा तो आपको दिखना भी यानी विजन भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। यही होती है आपकी ग्लूकोमा की बीमारी, ठीक है। तो होती किस वजह से, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक की वजह से। कहाँ पर होती है, आइज़ में होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल लेते हैं, कौन सा केमिकल है जिसके माध्यम से हम पानी में जो वाटर टैंक में जो फंगी जम जाती है उसे हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है, पहचान पाना तब भी आपने नोटबुक में यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर टिक कर लेना। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट नहीं सुना है ना तो ये बॉर्डेक्स मिक्सचर ये फोटो में बनाए ये जरूर सुना होगा। ठीक है, तो होता क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ में मिला दो चूना, ठीक है, तो ये बन जाएगा बॉर्डेक्स मिक्सचर। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई कि बॉर्डेक्स मिक्सचर क्या है, ये कॉपर सल्फेट और लाइम का मिश्रण है और ये फंगीसाइड है। फंगीसाइड का मतलब ये फंगस को मारेगा। तो फंगस को ये कहाँ कहाँ मारता है, चाहे आप अंगूर की खेती में इसको डाल दीजिए या फिर आप इसको जो तरबूज की खेती होती है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है बॉर्डेक्स मिक्सचर का। ठीक, और वहीं नाइट्रिक एसिड की अगर बात की जाए तो नाइट्रिक एसिड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बताओ कहाँ पर होता है, तो ये खादों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं खादों के अलावा कभी आपने प्लास्टिक देखी है नई वाली, हल्की सी महक आती है ना, तो ये नाइट्रिक एसिड की ही महक होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 109, ह्यूमन किडनी में जो बीमारी होती है या फिर जो गड़बड़ी हो जाती है वो किस प्रदूषण के कारण होती है। फटाफट पहले अपनी नोटबुक में टिक कीजिए यहाँ पे ऑप्शन और फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर। 10 सेकेंड है, जल्दी से बताइएगा इसमें। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैडमियम। कैडमियम यानी CD इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये है आपका, आपने ऑप्शन किया तो अपने आपको दीजिए +1, नहीं किया है तो -1 जरूर दीजिएगा। रीज़न ये है -1 देने का ताकि आपको पता चले कि आप में कहाँ कहाँ कितनी कमियाँ हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगर बात की जाए यहाँ पे कैडमियम के द्वारा ये जो आपकी किडनी डिसऑर्डर होती है ना, इसको इटाई डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, और ये जो इटाई डिजीज़ है ना, इसमें जो हड्डियाँ यानी बोन्स होती हैं उनमें बड़ा दर्द रहता है। तो इसी बीमारी की वजह से जापान के लोगों ने इसको क्या नाम देना शुरू कर दिया, इटाई डिजीज़। तो अब ये बीमारी भी कहाँ से ओरिजिन हुई है, जापान से हुई है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की कमी से आपके शरीर में हो जाता है अनीमिया की बीमारी। इसको भी अगर कोशिश कीजिएगा तो याद रखिएगा, वरना ऐसे एक काम कीजिएगा, ये जितना भी आपको बताया जाता है ना इसको नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 110 क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन जो है हमारे शरीर में वो किसकी कमी से होता है। मेरे ख्याल से इजी भी है, फटाफट पहले अपनी नोटबुक पे इसका राइट ऑप्शन टिक कर लो। अच्छा, एक चीज़ और कोशिश किया कीजिए कि विद इन 10 सेकंड में ही आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर 4 तो अपने आपको दीजिए +1। ठीक है, तो देखो अगर पानी की कमी होगी तभी हमारे अंदर क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ सॉल्ट की कमी होगी, अब इसको क्या कहोगे, तो इसको कहोगे आप हाइपोनेट्रीमिया। क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं कह रहा हूं कि आपके अगर शरीर में मान लो हो गया घेंगा, घेंगा का नाम सुना है। ठीक, अब मुझे बताओ ये घेंगा किस प्रकार की किसकी कमी से होगा। ठीक है, तो ये हार्मोन की कमी से होता है, और वो हार्मोन किसके द्वारा यहाँ पे स्रावित किया जाता है, थायराइड ग्लैंड की तरह की कमी से होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे कि डीएनए को सबसे पहले किसने विश्लेषित यानी कि किसने सबसे पहले बनाया था, उसका चित्र किसने बनाया था। बड़ा इजी है, फटाफट पहले अपनी नोटबुक में इसका ऑप्शन टिक कर लो, फिर चेक करना राइट आंसर। ये प्रक्रिया आपको डेली निभानी है ताकि आपके जीएस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आपको सही अंदाजा हो। ठीक है, फिर लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आपके कुल कितने सही हुए, तो मुझे उससे पता चलेगा कि वाकई में कितने बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर ऑप्शन नंबर 4 दिया है तो आपके अपने आप को कितना दोगे, 1 नंबर दोगे। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक को यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखो ये सीढ़ी जैसी दिख रही है ना, अब इस सीढ़ी को तुम दोनों साइड से घुमा दो। ठीक है, यानी इधर से भी घुमा दो और इधर से भी घुमा दो, तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, इसको कहा जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम लोग, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और ओरिजिनली देखना है तो कुछ इस तरीके का था जो वॉटसन एंड क्रिक ने खोजा था। अब ये बीच में देख रहे हो ना, ये अलग अलग कलर की पट्टियां दिख रही हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके, ये अलग अलग टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो अटैच हो जाते हैं डीएनए को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब चलो ऑप्शंस की अगर देखो बात की जाए तो यहाँ पे आपने 2 नाम देखे, हरबिंद खुराना और दूसरा है MW नीरनबर्ग। इन दोनों को ही नोबेल प्राइज दिया गया था। किस फील्ड में दिया गया था, इनको दिया गया था जेनेटिक कोड
और उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में खोज करने के लिए। तो जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस में खोज करने के लिए पूछा जाए किसको दिया गया नोबेल प्राइज, तो बताएंगे हरगोविंद खुराना और निरनबर्ग को एक साथ दिया गया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा है। ध्यान से सब क्वेश्चन पढ़ लिया, अब अपनी नोटबुक में इसका राइट आंसर टिक कर दो। चलिए, तो टाइम अप होता है यहाँ पे आपका। यहाँ पे राइट आंसर अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर 3 तो अपने आप को दीजिए प्राइज में 1 नंबर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो सबसे छोटा लिविंग सेल है ना एक्चुअली में वो है माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हैं उसको, माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा से जो आपका थोड़ा सा बड़ा है वो है वायरस, और वायरस से बड़ा होता है क्या आपका बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमें क्या शब्द मिल गया, एम, वी और बी, यानी माइकोप्लाज्मा, वायरस और बैक्टीरिया, ये सीरीज है बढ़ते हुए लिविंग सेल के आकार की। तो अगर मान लो माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है, अब क्या लगाओगे, वायरस लगाओगे। अब वायरस और माइकोप्लाज्मा दोनों नहीं है, अब क्या लगाओगे, बैक्टीरिया लगाओगे। ठीक है, अब अगर मान लो पूछ लिया जाए लार्जेस्ट वायरस कौन सा है आपका, ठीक है, तो लार्जेस्ट वायरस आपका होता है मिमी वायरस। क्या कहते हैं आपको, मिमी वायरस। और मान लो पूछ ले बैक्टीरिया कौन सा है, ये देखिए इसको कहा जाता है नॉट कोरोना वायरस, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा, जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है ना इसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसको रिवाइज भी कीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 113वां बहुत आसान सवाल है, ध्यान से केवल सुनना कि जब भी जम्हाई आती है ना तो किस कारण से आती है, फेफड़ों में अगर ऑक्सीजन की कमी है या CO2 की कमी है या फिर रक्त में। ठीक है, पहले अपनी नोटबुक में इसको टिक कर लो एक बार। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जब ब्लड में CO2 की जो अधिकता हो जाती है, तो देखो अगर लंग्स में होती ना तो हमारी सांसें तेज हो जाती, ना कि हमें जम्हाई आती। और वहीं जब ब्लड में कमी होती है तब ब्रेन इस सिग्नल को भेजता है कि अब थोड़ा गहरी आप क्या लोगे, यहाँ पे जम्हाई लोगे। ठीक है, तो जम्हाई जब कब ली आती है, जब आपके ब्लड में आके किसकी कब आपकी अधिकता हो जाती है, CO2 की अधिकता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यह क्लियर हो गया होगा। तो यानी बाकी दोनों ऑप्शंस क्या हो गए आपके, गलत हो जाएंगे अपने आप ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 114 कि उस एनिमल का नाम बता दो जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है लेकिन उसमें ब्रेन नहीं है, यानी उसका दिमाग नहीं है। ठीक है, पहले अपनी नोटबुक में इसका ऑप्शन टिक कर लो। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टारफिश। अगर आपने किया है स्टारफिश तो अपने आप को दीजिए +1 का प्राइस। ठीक है, अब देखो स्टारफिश में क्या होता है, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, अब स्टारफिश की अगर मैं बात करूं तो देखो सेंटर में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे होता है स्टारफिश का स्टमक और एनस। तो ये दोनों भाग कहाँ पाए जाते हैं, सेंटर पार्ट में पाए जाते हैं। और वहीं ये जो उसके हाथ जैसे दिख रहे हैं ना, तो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड मूत्रता पाई जाती हैं और गोनेट्स पाए जाते हैं। दोनों चीज़ें रखिए, जो उसके स्टारफिश के हैंड है उसमें क्या पाया जा रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड और गोनेट्स, और सेंटर पार्ट में पाया जाता है उसका पेट और एनस। ठीक है, अब देखो इसी के छोटे छोटे भागों में गिल्स पाए जाते हैं, और यही गिल्स क्या होते हैं, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे कहीं ब्रेन मिला, नहीं मिला ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 क्या कह रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक है। ठीक है, पहले अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कीजिए, आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है। 10 सेकेंड है, कोशिश कीजिए इसकी। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे राइट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के को ही हम लोग फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो ये फाइलोक्विनोन करता क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और फिर ये प्रोथ्रोम्बिन जो आपका होता है वो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। मतलब एक ने दिया दूसरे को धक्का, अब ये किसको धक्का देगा, ये देगा फाइब्रिनोजन को धक्का, ताकि वो क्या बना ले, फाइबर बना ले। और यही फाइबर क्या होते हैं आपके, टूटी हुई यानी कटी हुई जगह पे जाके गिर जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, आपस में क्लॉट कर देंगे, यानी आपस में जम जाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन के। तो वहीं अगर विटामिन ई की बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग,
टोकोफेरॉल कहते हैं। तो ये आपका नर्वस सिस्टम में कार्य करता है। किस में करता है? नर्वस सिस्टम में कार्य करता है विटामिन ई। तो विटामिन सी किस में काम करता है? स्कर्वी में। ठीक है, इसी तरह विटामिन ए आपका किस में करता है? आपका रतौंधी के अंतर्गत। चलिए अब अगला सवाल है, क्या कह रहे हैं हमसे कि अगर शरीर में एंटीबॉडीज बन रही हैं तो किसके अंदर आने से बन रही हैं? 4 ऑप्शन है, पहले अपनी नोटबुक में सही ऑप्शन टिक कीजिए। देखिए अगर आपने टिक किया एंटीजन तो अपने आप को दीजिए +1, वरना अपने आप को दीजिए -1। ठीक है, और एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 20 में आपके कितने सही हुए, ईमानदारी से। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमारे शरीर में ये है हमारा शरीर, ठीक है, और ये है बाहर का वातावरण। ठीक है, अब बाहर के वातावरण से कोई भी पार्टिकल अगर शरीर में आ गया तो तुरंत ही इसमें वाई शेप की एक वस्तु जो है उस पर क्या करती है? अटैक करती है उसको मारने के लिए। तो ये जो वाई शेप की वस्तु है ना, इसी को कहते हैं एंटीबॉडी, और ये जो बाहर से आया है इसको कहते हैं एंटीजन। तो मुझे बताओ एंटीबॉडी किसके कारण यहाँ पे आई? एंटीजन के कारण। तो यहाँ पे एंटीबॉडी आपके कहाँ रहती है? शरीर के अंदर, और एंटीजन कहाँ रहता है? शरीर के बाहर। अब मेरे ख्याल से अब नहीं भूलोगे इसको, तो इसी के साथ पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 17 क्या कह रहा है? डार्विन फिंचेस क्या होती हैं? कौन सा जानवर है? ठीक है, पहले अपनी नोटबुक में इसको आप जो है एक ऑप्शन टिक कर लीजिए, कौन सा आपको सही लग रहा है। देखिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बर्ड्स, यानी चिड़ियाँ थी डार्विन फिंचेस। तो एक बार देख भी लेते हैं, ये थी फिंच आपकी। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे यहाँ पे चारों क्या है? अलग अलग ही तो है। ठीक, तो ये चारों अलग अलग थी, तो यहाँ ध्यान से देखो तो इनकी चोंचें भी क्या हैं? अलग अलग हैं। ये हैं सेम ही, जैसे आपकी जानवर में कुत्ते होते हैं अलग अलग वैरायटी के होते हैं, ये सेम स्पीसीज थी, मतलब चिड़िया भी एक ही थी, लेकिन अलग अलग भाग में पाई जाती थी, इसलिए इसको गैलापैगोस फिंचेस भी कहा जाता था। ये देखो आपके एग्जाम के लिए एक नया वर्ड मिल गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना। तो ये देखो चोंच का साइज अलग अलग है ना, तो ये किसके कारण है? कि भाई ये जो इसकी लंबी चोंच है, तो मतलब ये कोई बड़ा सा जानवर पकड़ सकती होगी। ठीक है, मतलब कोई जैसे छोटी सी मछली वगैरह। वहीं इसकी छोटी चोंच है तो मतलब क्या करती हो? केवल दाना चुगती होगी। अब देखो यहाँ पे केवल किसका अंतर आ रहा है? खाने का ना। तो खाने के अंतर के कारण ही केवल इन लोग की चोंचें क्या है? आपस में अलग अलग है। यही पता किया था डार्विन ने कि सोर्स के कारण उनके अपने शरीर में भी बदलाव होते हैं, इसीलिए इनको डार्विन फिंचेस भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कौन सा टिश्यू है जिसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है? पहले अपनी नोटबुक में यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लीजिए। और तैयार हो जाइएगा। दूसरे अब यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बाद मिलेगा एक क्विज का क्वेश्चन भी। ठीक है, वो आपको खुद से ही सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात कीजिए, यहाँ पे राइट आंसर है नर्व्स। तो नर्व्स क्या होता है? इसमें कोई भी सेल डिवीजन हो, चाहे माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, ये दोनों ही प्रक्रिया नहीं होती हैं किसमें? नर्व्स में। वहीं स्केलेटन में कहा जाए तो इसमें ब्लड का निर्माण होता है, इसलिए सेल डिवीजन होता ही होता है। वहीं कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स में। तो मसल्स रिपेयर होती है, तो मतलब यहाँ भी सेल डिवीजन होता है। और जर्माइनल कहाँ पाए जाते हैं? आपके स्पर्म में, यानी यहाँ भी सेल डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन केवल क्या बचेगा? नर्व्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? पहले अपनी नोटबुक में आप ऑप्शन टिक कर लीजिए, फिर चेक कीजिए राइट आंसर। यही प्रक्रिया हमें हमेशा दोहरानी है, ताकि आपको जो वीकली फिर रिपोर्ट हो उससे आपको पता चल जाए कि किस में ज़्यादा तैयारी करनी है, किस में कम तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानी से। तो अब देखो फोटो को, ये पानी है ना, यही पानी बनाता है ऑक्सीजन को। इसको ऐसे याद कर लो, हवा पानी। बस हवा पानी याद रहेगा तो अपने आप ही याद आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पानी से क्या बनती है? हवा, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि एक तो पानी ने क्या दे दिया आपका? ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड से फिर क्या मिलता है? फिर यहाँ बनती है शुगर, यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज किससे बन रहा है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है।
इसमें जो है आपका एक प्रक्रिया कार्य करती है, उसे कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो यानी पानी के लिए कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे प्रयोग की जाती है? फोटोलिसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए ऑप्शंस की, तो अब बाकी ऑप्शंस में देखो तो मीजोफिल सेल्स। ठीक है, अब पहले या तो यहाँ सोर्स पूछा गया था, तो सोर्स या तो यहाँ पे वाटर होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीजोफिल्स जो सेल्स जो है आपकी, ये पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, अब इन्हीं पत्तियों में छोटे छोटे से आपके यहाँ पे कह सकते हैं पार्टिकल्स, जो एलिमेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। तो यानी क्लोरोप्लास्ट डायरेक्टली किसमें पाए जा रहे हैं? मीजोफिल सेल्स में। ये भी अब याद रखिएगा आगे से। ठीक है, अब चलिए टाइम है क्विज का। ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि निम्न में से किस एलिमेंट की कमी के कारण दांत में जो बीमारियां हैं वो होती हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आएंगे तो फिर से एक नया टॉपिक होगा। और नया टॉपिक कौन सा होगा? नए टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, यानी संविधान के बारे में। तो और पॉलिटी में हम लोग का क्या चल रहा है? संसद। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे संसद पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।